हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अश्वित, सोनिया, शीतल, अर्जुन, सुनील, शिवम, पंकज, नेहा, प्रगति, भारत, हर्ष, अमित, मनिका, मयंक, सुशांत, शालिनी, दिव्या, परमचंद, किरण, हरीश, मनीष, निशांत, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चे, सबसे पहले तो आप लोगों के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं, या तो आज से नहीं, या तो कल से, या फिर परसों से, मोस्ट प्रोबेबली परसों से। ठीक है, तो वो अंकित सर अभी वीडियो लेके आएंगे, उसमें बता देंगे कि आप लोगों के प्रैक्टिस सेट जो हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्त, हर एक चीज़ जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके सिलेक्शन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है वो प्रैक्टिस सेट ही लगते हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोगों का चलेगा तो हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है भाई, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है, और परसेंटेज में आज 5वीं क्लास है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन्हें दोस्त आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। जनसंख्या के क्वेश्चन तक कर चुके थे, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। बहुत सारे बच्चों का डाउट है जी परसेंटेज थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो मेरे दोस्त मैंने टाइप वाइज चीज़ों को कराने की कोशिश की है। चीज़ें एक ही सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, पहले एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। तो शायद अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है मेरे दोस्त, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, कल इसलिए नहीं हुई थी, कल आपको पता है कि जीडी का सम्मान समारोह था, इस वजह से कल की क्लास जो थी वो नहीं हुई थी। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बाइक के लिए जिसने शुभकामनाएं दी हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग जब आएंगे तो उस बाइक पे आप लोगों को मतलब साथ मिल के राइड करेंगे, जब भी सिलेक्शन लेके आप लोग आएंगे, है ना। टेंशन मत लो किसी भी बात की, और जब आप लोग आओगे तो दोस्त आपका भी ऐसा ही सम्मान समारोह होगा, है ना। चलिए, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आने की, कि हाँ हम जल्दी पहुँचें और जल्दी से अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं मेरे दोस्त, साथ ही एक बात को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन नंबर 10। आज मैं उन क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं जो अपनी आय का कुछ परसेंट कहीं खर्च कर देते हैं, कुछ परसेंट कहीं खर्च कर देते हैं, और उनकी टोटल आय आप लोगों से दोस्तों पूछी जाती है। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। बाइक के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। अब एक व्यक्ति अपनी आय का 30% जो है वो भोजन पे खर्च करता है, 20% जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तथा शेष का 60% जो है वो घर के किराए पर खर्च करता है। तो उसके पास अभी आय का कितने प्रतिशत जो है वो शेष बचा है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में हमें केवल 2 बातें पकड़नी होती हैं। उसने कहा जब तक आप ये शेष लगा हुआ ना दिखाई दे, रिमेनिंग लगा हुआ ना दिखाई दे, तब तक आप लोगों को क्या करना है। मान लो उसकी जो कमाई थी वो 100 रुपए थी, ध्यान देना मेरे दोस्त, उसकी जो कमाई थी वो मंथली 100 रुपए थी। उसने 30% भोजन पे खर्च कर दिया और 20% बच्चों की शिक्षा पे। तो क्या इन दोनों परसेंट के बीच में कहीं शेष लगा हुआ था? तो आपने कहा बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ था। तो आप क्या करिए, इन दोनों परसेंट को जोड़ दीजिए, यानी 50% वो खर्च कर चुका है किस किस पर? भोजन पर और बच्चों की शिक्षा पर। अगर 50% खर्च कर चुका है तो बचा कितना होगा? केवल इसका टोटल आय का 50% ही उसके पास बचा होगा। क्या ये बात क्लियर है? उसने जो कहा है शेष जो राशि बची, मतलब ये जो है वो शेष बची राशि है, उसका 60% घर के किराए पर खर्च करता है। अगर किसी भी राशि का 60% मैं खर्च कर चुका हूं तो उस राशि का 40% अभी मेरा बचा हुआ होगा।
भाई टोटल राशि 100% होती है। अगर किसी भी राशि का मैं 60% खर्च कर चुका हूं तो उस राशि का 40% अभी मेरे पास शेष होगा। 100 से 100 कट जाएगा, 50 दूनी 100 होगा, 2 से 20 कट जाएगा, यानी 20 रुपए जो है वो मेरे पास अभी शेष रहेंगे। उसने कहा है उसकी टोटल आय का कितना प्रतिशत उसके पास बचता है, तो 100 का 20 कितने परसेंट है बेटा, 20% है। यानी मेरे पास कितने पैसे बच जाते हैं, तो आप कहेंगे वो अपनी इनकम का 20% जो है वो बचा लेता है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। देखना इन दोनों के बीच में बेटा कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ था, मतलब 30 और 20 50% खर्च कर चुका है। अगर 50% खर्च कर चुका है तो केवल 50% बचा होगा। उसने यहाँ शेष दिया है, मतलब जो राशि बची है उसका 60% खर्च कर दिया, तो क्या उसका 40% अभी बचा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए मेरे साथी, ये अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। बेटा राजू यातायात पे कितना खर्च कर रहा है, 10%, और भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, 20%। तो इन दोनों के बीच में कहीं शेष लगा है, तो आप कहेंगे नहीं लगा है। तो इन दोनों को बेटा टोटल कर दीजिए। क्या राजू जो है अपनी आय का 30% खर्च कर दे रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर देता है। अब आगे देखिए, वह शेष आय का, जब शेष लगा आप लोगों को दिख गया तो पहले यहां क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि राजू की टोटल आय जो है वो ₹1 है, उसने अगर 30% खर्च कर दिया, तो राजू के पास क्या अभी 70% जो है वो बचा हुआ होगा। बस मुझे ये बता दीजिए, अगर टोटल आय का 30% मैं खर्च कर देता हूं, अगर टोटल आय का मैं 30% खर्च कर देता हूं, तो क्या टोटल आय का 70% अभी मेरे पास बचा होगा। उसने आगे क्या कहा है, वह शेष आय का, यानी जो शेष राशि बची है ये वाली, इसका 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अगर इसका भी 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो क्या इसका भी 70% उसके पास अभी बचा होगा। क्या उसका भी 70% उसके पास बचा होगा। आगे आ जाइए, अपनी शेष आय को वह बचा लेता है, यानी ये जो आय है उसकी बचत है। यदि उसकी बचत 26,460 है, मतलब ये मेरे हिसाब से बचत है, लेकिन उसने बचत दी कितनी है मेरे दोस्त, 26,460 दी है। तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बच्चों का डाउट आएगा जी पहले बार 100 क्यों लिया था, इस बार 1 क्यों लिया है। पहली बार आंसर प्रतिशत में लाना था तो 100 मान के इजीली हो जाता, वो कोई ना कोई वैल्यू माननी पड़ती, तभी आप लोग निकाल पाते। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दी है और आपसे इनकम पूछिए, तो इनकम आपको कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखना ध्यान से सुनना, यहां से सॉल्व करने की कोशिश करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से काटोगे 7 तिया 21 होगा, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 7 अट्ठे 56 होगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 होगा, 7 चौक 28 होगा, एक जीरो आ जाएगी। 2 जीरो इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं कि ए की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी। अगर ए की मंथली इनकम हमसे पूछी जाती तो ए बेटा 54,000 रुपये कमा रहा होता। ए क्या करा रहा होता, ए बेटा 54,000 रुपये करा रहा होता। ऐड मैं इसलिए करता हूं, जब तक शेष ना लगा हो तब तक परसेंटेज को जोड़ते चले जाइए। इन दोनों के बीच में शेष नहीं लगा था, तो मैंने इन दोनों को जोड़ के 30% लिख दिया। तो 30% खर्च कर दिया तो 70% बचा होगा। फिर यहां शेष लगा है, तो बेटा शेष लगा है 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो शेष का 70% अभी बचा होगा। ये बचत की राशि है, उसने बचत की राशि 26,460 दी है, तो टोटल इनकम जो है वो 54,000 हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना होगा। अब एक बात बताइए, टोटल इनकम उसकी 54,000 है, भोजन पर कितना खर्च करता है, 10% खर्च करता है। अगर 10% भोजन पे खर्च करेगा तो क्या 5400 रुपये भोजन के खर्चा आ गया, बहुत शानदार। दूसरा खर्चा उसका किसका पूछा है, कपड़ों पर पूछा है। तो एक बात बताइए, अगर मेरी टोटल इनकम 54,000 है, अगर मैं 30% यहां खर्च कर चुका हूं तो 54,000 का 70% अभी मेरे पास बचा होगा, और जो बचा है उसका 30% मैं कपड़ों पर खर्च करता हूं। जो बचा है उसका 30% मैं कपड़ों पर खर्च करता हूं, कपड़ों पर खर्च करता हूं। तो इसका 30% निकाल दो, कपड़ों पर खर्चा आ जाएगा। 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, इन 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगी। कटेगी क्या, समझिए। अगर मैं आप लोगों से, अच्छा 20% है तो 20% निकाल दो मेरे दोस्त। भोजन पे 20% है तो 20% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। तो 54 दूनी कितने होते हैं, 108 होते हैं, 10,800। और यहां कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आप कहेंगे 7 21, 21 चौक 84 को 4 हासिल लगे 8, 21 पंजे 105 और 8 113 हो जाएगा। तो 1 जीरो यहां जाए, 11,340 जो है वो कपड़ों पर खर्च करता है। तो मेरे दोस्त सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 को 1 हासिल 1, तो क्या आप कहेंगे 22,140 रुपये। 22,140 रुपये जो है वो टोटल मिला के खर्चा करता है, ठीक है। हाँ चलिए एक बार बेटा क्वेश्चन को समझिए, प्यारा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में, 2020 में बेटा पूछा गया क्वेश्चन है। समझिए मेरी बात को दोबारा से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रम से अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है, यानी जो भी टोटल इनकम है यातायात पे 10% खर्च कर देता है और भोजन पे 20% खर्च कर देता है। आगे उसने कहा है जो उसके पास शेष आय बचती है, यानी शेष राशि बचती है, उसका 30% जो है वो कपड़ों पर खर्च करता है। बेटा इस बात को समझना, जो शेष राशि बचती है उसका 30% जो है वो कपड़ों पर खर्च कर देता है। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है, और बची कुची आय जो है वो वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत इतनी है तो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्चा कितना होगा, ये आप लोगों से दोस्त पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैंने टोटल इनकम राजू की ए मान ली है, उसने 20% 10% तो यातायात पे खर्च किया, 20% भोजन पे खर्च किया, तो टोटल मिलाया तो कितना परसेंट खर्च हो गया, तो आप कहेंगे जी 30% खर्च हो गया। तो जब 30% खर्च हो गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 70% बचा। तो मेरे दोस्त टोटल आय का 70% अभी मेरे पास बचा हुआ है। उसने कहा है जो शेष राशि बचती है उसका 30% जो है वो कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो शेष राशि का 70% अभी भी बचा हुआ होगा। तो उसने कहा है बचता जो है वो 26,460 रुपए बचता है। तो आपके पास यहां से टोटल आय कितनी आ जाएगी, 54,000 आ जाएगी। आगे क्या टोटल आय, अब ध्यान से सुनना। अब उसने कहा है भाई साहब भोजन और कपड़ों पे टोटल खर्चा मुझे बता दीजिए। तो भोजन पे कितना खर्चा कर रहा है, 20%, तो मैंने टोटल आय का 20% निकाला तो ये भोजन पे खर्चा आ गया। अब उसने कपड़ों का कहा है, कपड़ों का खर्चा कहां है, ये वाला खर्चा है। डायरेक्ट 30% मत निकालना, ये 30% किसका है, शेष आय का 30% है। तो बेटा पहले इस देखो 10% खर्च कर चुका, 20% खर्च कर चुका, तो 30% जो है वो खर्च कर चुका है, तो 54,000 का 70% अभी बचा हुआ होगा, और उसका 30% जो है वो कपड़ों पर खर्च करता है। शेष आय का 30% वो कपड़ों पर खर्च करता है, और शेष आय जो है वो ये है, इसका 30% निकालेंगे तो वो कपड़ों पे खर्चा आएगा। तो बेटा दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। क्वेश्चन आपको पढ़ना है और बिल्कुल भी अटकना नहीं है, बिल्कुल। 54,000 का 41% निकाल सकते हैं क्या, 41% क्यों निकाल सकते हैं, अच्छा इनका ओवरऑल करके 54,000 का नहीं,
मतलब इस चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हो सर, समझ में नहीं आया। जब मैं समझा रहा हूं आप तब भी कमेंट किए जा रहे हो, इसका मतलब समझने की कोशिश दोस्त नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे दोस्त, मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन को कैसे और हम सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं? बेटा इस क्वेश्चन का करने का एकमात्र तरीका यही होता है, और मैं जब दो बार इसको समझा चुका हूं तो कैसे मैं इसे तीसरी बार आप लोगों को समझाऊं। इतना आसान तरीके से मैंने इसे समझाने की कोशिश की है, तो शायद इससे आसान क्वेश्चन ना आए। समझिए, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मेरे साथ ही थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। अगर आप कमेंट लिखना बंद करेंगे तभी आपके प्रॉपर समझ में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति है, यातायात पे कितना परसेंट खर्च करता है? 10%। भोजन पे कितना खर्च करता है? 20%। ये बात आपके समझ में आ गई? तो जब 10 और 20 को जोड़ा तो क्या वो टोटल 30% खर्च कर चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल खर्च कर चुका है। आगे उसने कहा है जो शेष राशि बचती है वह शेष आय का। तो जब बेटा 30% खर्च कर चुका है तो टोटल इनकम की 70% अभी उसके पास बची होगी। ठीक है, उसने कहा है शेष आय का 30% वह कपड़ों पर खर्च कर देता है, इसका भी 30% वो कपड़ों पे खर्च कर देता है, तो इसका भी 70% उसके पास बचा होगा। उसने बचाया कितना है? तो आप कहेंगे 26,460 बचाया है, तो मैंने उसकी बचत इसके बराबर लिख दी। अब देखिए बेटा, एक ही वैल्यू 54,000, टोटल इनकम जो है वो 54,000 आ गई है। अब एक बात मुझे बताइए कि भोजन पे कितना खर्चा हुआ है? 20%। तो 54,000 का 20% निकाल दिया तो भोजन का खर्चा आ गया। अब कपड़ों का खर्चा है बेटा यहां आपको पहुंचना है। यहां कैसे पहुंचोगे? अगर वो शुरुआत में ही 30% खर्च कर चुका है तो पहले बचा कितना? तो आपने 54,000 का 70% निकाल लिया, फिर इसका 30% निकालोगे तो ये कपड़े पर खर्चा आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को समझेंगे। 100 व्यक्ति, अच्छा एक और तरीका मैं इसका बता देता हूं, एक दूसरा तरीका बता देता हूं, समझना थोड़ा सा ध्यान से। मैंने मान लिया वो व्यक्ति टोटल 100 रुपए कमाता है। मैंने मान लिया वो व्यक्ति टोटल कितने कमाता है? तो आप कहेंगे 100 रुपए कमाता है। अच्छा एक बात सुनिए, यातायात पे कितने खर्च करता है? यातायात पे कितने खर्च करता है? 10%, तो 100 का 10% 10 होगा। भोजन पर कितने खर्च करता है? 20%, तो 100 का 20% 20 होगा। अब उसने कहा है शेष आय का, तो टोटल 30 रुपए खर्च कर चुका है 100 में से, तो शेष आय कितनी बची? 70 बची। 70 का 30% वो किस पर खर्च करता है? कपड़ों पर खर्च करता है। तो जब आपने कपड़ों पर निकाला तो 21 रुपए उसने कपड़ों पर खर्च कर दिए, ये या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल किए, ये कपड़ों का खर्चा है, ये कपड़ों का खर्चा है मेरे दोस्त, ये भोजन का खर्चा है, ये भोजन का खर्चा है। ठीक है, अब उसने कहा है अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। तो अब आप ये देखिए कि 10 और 20 30, 30 और 21 51 रुपए वो खर्च कर चुका है, तो बचे कितने उसके पास? 49 रुपए बचे। उसने कितने कहा है? 26,460 रुपए बचते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? 26,460 बटे 49 आ जाएगी। 7 से काटिए, 7 तिया 21 होगा, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 7 अट्ठे 56 जीरो, 7 सत्ते 49, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 होगा, 7 चौक 28। क्या एक पार्ट की वैल्यू 540 आ चुकी है? हाँ या ना? तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्चा कितना हुआ? तो भोजन और कपड़ों का कुल खर्चा है 41 रुपए। तो आप एक बराबर 540, तो 41 बराबर कितना हो जाएगा? आप यहां से निकाल लीजिए मेरे दोस्त, तब भी आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, और शायद ये मेथड जो है आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए 20 और 10 30 और 21 51 रुपए खर्च कर दिए, तो दोस्त बचत 49 ही होगी। 100 में से 51 जाएंगे, टोटल आए 100 मानी है, 100 में से 51 जाएंगे तो 49 ही बचेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक व्यक्ति के पास जो है वो कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% वह यातायात पर खर्च करता है तथा उसने 120 रुपए जो है वो उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हों तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, यातायात पे कितने खर्च किए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं आप लोगों से दोस्त ये कहता हूं कि उसकी आय जो है वो 100 रुपए है, कितनी है, उसकी आय जो है वो 100 रुपए है, तो उसने कहा वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, तो 100 का 20% कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब उसने कहा है शेष धन का, बेटा 100 में से 20 गया तो शेष धन कितना बचा, 80 बचा। अब उसने कहा है शेष धन का 5% यातायात पे खर्च करता है। जब मैंने इसका 5% निकाला तो कितना आया, तो आप कहेंगे 4 रुपए जो है वो यातायात पे खर्च करता है। 4 रुपए किस पर खर्च करता है, यातायात पे खर्च करता है। आगे आ जाइए, तथा उसने 120 रुपए उपहार में दे दिए। मान लो अगर ये 120 रुपए उपहार में ना देता, अभी उसके पास 1400 रुपए बच रहे हैं। अगर 120 रुपए उपहार में ना देता तो क्या उसके पास जो है वो 1520 रुपए बचते, हाँ या ना? क्या इन सब खर्चों के बाद उसके पास 1520 रुपए बचते? बिल्कुल बचते। मेरे दोस्त अगर वो 24 रुपए खर्च कर चुका है तो क्या उसके पास अभी भी 76 रुपए बचने चाहिए थे? अगर 100 में से 24 रुपए खर्च कर चुका है तो 76 रुपए अभी भी बचने चाहिए थे, लेकिन बच कितने रहे हैं, 1520 रुपए बच रहे हैं। 76 बराबर 1520, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 76 दूनी 152, क्या 1 बराबर 20 हो जाएगा, होगा या नहीं? अगर 1 बराबर 20 है तो यातायात पे कितना खर्चा हुआ है, 4 रुपए। अगर 1 बराबर 20 है तो मेरे दोस्त 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। आप कहेंगे मेरे दोस्त 80 हो जाएगा, है ना? बहुत शानदार। तो इस मेथड से भी दोस्त आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, बेटा टोटल धन मैंने 100 मान लिया, 50% भाग अपने पुत्र को, तो 50 रुपए जो है वो किसको दे दिए, पुत्र को दे दिए। 100 में से 50 रुपए पुत्र को दे दिए हैं। 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, 100 का 30%, 30 रुपए जो है उसने अपनी पुत्री को दे दिया। बहुत शानदार। अब आगे क्या कह रहा है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। 50 और 30 कितने हो गए, 80 रुपए बांट चुका है। 100 में से 80 रुपए बांट चुका है तो 20 रुपए बचे होंगे। शेष राशि जो बची है उसका 80% किसी ट्रस्ट को दे देता है। जब मैंने शेष राशि का 80% निकाला तो बेटा वो ट्रस्ट का पैसा कितना आया, ट्रस्ट का पैसा जो है वो 16 रुपए आ गया है। शेष राशि 20 रुपए बची थी, उसका 80% जो है वो किसी ट्रस्ट को दे दिया है, तो 16 रुपए उसने ट्रस्ट को दे दिया है, ठीक है। अब वो कह रहा है अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हों, मेरे दोस्त 50 और 30 80 और 16 96 रुपए तो खर्च कर चुका है। अब उस व्यक्ति के पास केवल 4 रुपए बचे होंगे, क्योंकि टोटल तो उसके पास 100 रुपए थे, सब कुछ बांट चुका है, तो मेरे दोस्त 4 रुपए जो है उसके पास शेष बचे होंगे। वो व्यक्ति कह रहा है उस व्यक्ति के पास जो है वो 16,000 रुपए बचते हैं, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4,000 आ जाएगी, आएगी क्या? अगर एक पार्ट की वैल्यू 4,000 है तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी मेरे दोस्त, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त उसके पास जो टोटल धन था वो 4 लाख रुपए था। उसके पास टोटल धन कितना था मेरे दोस्त, उसके पास टोटल धन जो था वो 4 लाख रुपए था। मेरे दोस्त मैं आप लोगों को आज ऐसी चीज देने जा रहा हूं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जो भी आपकी जेन्युइन दिक्कत हो, जो भी जेन्युइन दिक्कत हो, क्योंकि इंस्टाग्राम के सारे मैसेज जो है वो मैं पढ़ रहा होता हूँ, जो भी जेन्युइन दिक्कत हो प्लीज उसे ही लिखिएगा। आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आप लोगों को करीबी मानते हुए मैं अपनी आईडी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑफिशियल टेलीग्राम पे बहुत सी बार इतने बल्क में मैसेज हो जाते हैं, नहीं पढ़ पाता, तो आप लोग जो है इस पर अपना पर्सनल डाउट, और प्लीज रिक्वेस्ट है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो, हाय, हेलो, प्लीज ये मैसेज मत करना। ऑफिशियल अंडरस्कोर राहुल अंडरस्कोर तेवतिया अंडरस्कोर RW है, ठीक है। एक ब्लू कलर का टिक नजर आएगा, वो ही मेरी ऑफिशियल आईडी है। आप उस पर अपना मैसेज लिख सकते हैं, जो भी आपको जेन्युइन डाउट है, जेन्युइन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाय, हेलो, कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का मैसेज प्लीज मत करना। बहुत बल्क में मैसेज हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाता। उन्हीं मैसेज को करना जो आपका पर्सनल डाउट है। स्टोरी भी मेंशन कर सकते हैं, ग्रीन स्टोरी मेंशन कर सकते हैं, जिसे मैं ही देखूंगा, तो वो जल्दी पढ़ने में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब इस क्वेश्चन पे आइए मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को, देखिए। हाँ, नहीं चलाते तो अच्छी बात है, ये तो इससे सुंदर बात क्या होगी। हाँ, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ जो हैं वो नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ जो हैं वो आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ जो हैं वो सेब के पेड़ हैं। तो यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बगीचा है, मुझे नहीं पता कितने पेड़ हैं, मैंने उस बगीचे में ए पेड़ मान ली है। क्या आपको इस ए से कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा एक बगीचे में 60% पेड़ जो हैं वो नारियल के हैं। आपको समझ में आ गया कि जितने भी टोटल पेड़ होंगे उसका 60% जो होगा वो नारियल होगा, और 40% जो होंगे वो अदर्स के होंगे, ठीक है भाई। उसने कहा नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं, यानी पहले हमें नारियल के पेड़ों की संख्या पता होनी चाहिए। तो टोटल जितने भी पेड़ हैं उसका 60% निकाल दूंगा, तो क्या ये नारियल के पेड़ों की संख्या आ जाएगी। और उसने कहा जितने नारियल के पेड़ है ना उसका 25% आम के पेड़ हैं। यदि मैं इसका 25% निकाल दूं तो क्या आम के पेड़ आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो है आपके सामने आम के पेड़ आ चुके हैं। उसने कहा जो आम के पेड़ है ना उसका 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि मैं इसका 20% निकाल दूं तो क्या ये सेब के पेड़ आ जाएंगे, आएंगे या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएंगे। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है मेरे दोस्त, तो मैंने ये सेब के पेड़ों की संख्या निकाली है, और सेब के पेड़ों की संख्या उसने 1440 दी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे वो पूछ रहा है बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, यानी वो शुरुआत की संख्या आपसे पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? शुरुआत की संख्या वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, ठीक है। हाँ, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है कि कब तो ए आएगा और कब हम लोग 100 मानेंगे। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। मान लो मैं इसको 100 मान रहा होता, 100 मान रहा होता तो 100 का 60% निकालता, 60 आ जाता। 60 पेड़ जो हैं वो नारियल के हैं, नारियल की संख्या का 25% निकालता तो 15 आ जाता। 15 पेड़ जो हैं वो आम के हो जाएंगे। 15 का बेटा 20% निकालता तो 3 आ जाता। उससे भी करा दूंगा 100 मान के भी, 100 मान के भी करा दूंगा मेरे दोस्त, दोनों तरीके से हो सकता है। तो अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। 25 से काटा कितनी बार? 4 बार। 2 से काटा कितनी बार? 2 बार। 2 से काटा कितनी बार? 3 बार। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा। 480 की गुणा 100 में करेंगे, क्या टोटल पेड़ों की संख्या 48,000 आ जाएगी? क्या टोटल पेड़ों की संख्या जो है वो 48,000 आ जाएगी? ठीक है भाई, अब समझना ध्यान से। अगर मैं दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को कराना चाहूं, मैंने उस बगीचे में 100 पेड़ मान लिए। मैं 100 इसलिए नहीं मानना चाह रहा था क्योंकि कभी वैल्यू कटे ना और पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाए। तो अगर मैंने 100 टोटल पेड़ मान लिए हैं मेरे दोस्त, तो समझना
एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल है, नारियल 60% निकालूंगा 60 आएगा। उसने कहा नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम का है, ये नारियल के पेड़ थे, इसका 25% निकालो यानी 1/4 निकालो, तो ये कितना आ जाएगा, 15 पेड़ आम के आ जाएंगे। उसने कहा आम की संख्या के 25% 20% जो है वो पेड़ सेब के पेड़ हैं। अगर मैं इसका 20% निकालूंगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 3 पेड़ जो हैं वो सेब के आ जाएंगे, आएंगे या नहीं। तो उसने क्या कहा है, सेब के पेड़ों की संख्या दी है यानी 3 की वैल्यू 1440 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 चौक 12 होगा, 1 की वैल्यू 480 आएगी। तो बेटा 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48,000 आ जाएंगे। तो चाहे आप ए मान के करो चाहे आप 100 मान के करो, आंसर तो समान आएगा। आपने क्यों नहीं शुरुआत में 100 माना था, मैंने सोचा था कि कभी कटे ना, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाए, लेकिन बाद में देखा कि चीजें कट रही हैं तो आसानी से हम क्वेश्चंस को बना के ले जाएंगे। लेकिन अगर चीजें नहीं कट रही होती, पॉइंट में आ रही होती, तो हम लोगों के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। क्या उससे फिर आंसर नहीं आता, 100% आता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती। ठीक है, चलिए, हाँ पेन थोड़ा सा बारीक कर लूंगा, ये लो, ये बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों मेथड से करवा दिया है दोस्त, दीपक भाई दोनों मेथड से करवा दिया है। ठीक है भाई, और इससे बेहतरीन शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, इससे बेहतरीन जो है मैं शायद अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर पाऊंगा। हर एक बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, जो शायद पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है भाई, मैंने फिर भी कोशिश की है। ठीक है, वर्कशीट कराऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, सुमित भाई पिछले 3 दिन से तुम्हारा यही कमेंट है, क्या करूं भाई, तेरा सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है मेरे दोस्त, हाथ जोड़कर माफी क्षमा चाहूंगा। अब जो है मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। वैसे तो मेंसुरेशन में हम लोग कर रहे होते हैं, किसी आयत की लंबाई इतने % बढ़ गई, चौड़ाई इतने % बढ़ गई तो उसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या इतने % बढ़ गई है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, किसी जो वृत्त की व्यास जो है वो इतने % घट गया है, इतने % बढ़ गया है, तो उसका बचे उसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें, क्या होगा। हाँ, चुनाव वाले क्वेश्चन आज ही कराऊंगा बेटा। जब भी आप लोगों के सामने आयत का क्वेश्चन आता है, जब भी आप लोगों के सामने आयत का क्वेश्चन आता है, जब भी आप लोगों के सामने वृत्त का क्वेश्चन आता है, जब भी आप लोगों के सामने त्रिभुज का क्वेश्चन आता है, तो वहां आप लोग जो है वो रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हो, वहां आप लोग रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हो। रामबाण फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, रामबाण फॉर्मूला होता है ये, इसको आप अपनी कॉपी में एक बार लिख लीजिए। किसी भी चीज में अगर बढ़ोतरी होगी तो उसे प्लस में लेंगे, किसी भी चीज में कमी होगी तो बेटा उसे हमेशा नेगेटिव में लेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो, 11% की कमी, तो ये भी 11% होगा, ये भी 11% होगा। कमी हो रही है तो मैंने ये माइनस में लिया है, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, बटे में 100 हो जाएगा। यानी ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की है, यानी लंबाई में भी 11% की कमी, चौड़ाई में भी 11% की कमी, ये माइनस क्योंकि कमी की जा रही है। ठीक है भाई, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा समझेंगे। 11 और 11 कितने हो जाएंगे, 11 और 11 22 हो जाएंगे, तो ये माइनस का 22 आ चुका है, माइनस माइनस प्लस ये 121 होगा, 121 बटे 100 का मतलब 1.21 होता है क्या। 22 में से 1.21 जाएगा तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, तो आप कहेंगे माइनस का 20.79 बचेगा, माइनस का 20.79 हम लोगों का बच रहा होगा। माइनस का मतलब होता है मेरे दोस्त चीजों में कमी होना, तो इसका आंसर जो आएगा क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, 20.79 की कमी हो जाएगी।
हाँ, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कहीं भी आप लोगों को आयत का क्वेश्चन दिखाई दे, कहीं भी आप लोगों को वृत्त का क्वेश्चन दिखाई दे, कहीं भी आप लोगों को त्रिभुज का क्वेश्चन दिखाई दे, तो आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, रामबाण वाला फॉर्मूला दोस्त आप लोग लगा सकते हैं। तो जो चीज बढ़ रही है उसे पॉजिटिव लेंगे, जो चीज घट रही है उसे नेगेटिव लेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम कब समझे कि चीजों को 100 लेना है, हम कब समझे कि चीजों को ए मानना है। बेटा जब कैलकुलेशन ऐसी लगे कि कटेगी नहीं और पॉइंट में वैल्यू आती चली जाएगी, तो आपको हमेशा ए मान के क्वेश्चन को करना है। लेकिन अगर लगे कि इजीली कट पा रही है तो आपको 100 मान के क्वेश्चन को करना है। माननी है कोई ना कोई वैल्यू तो ए से भी आंसर आएगा, 100 से भी आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ग में भी ये काम करेगा बेटा, जितनी भी 2D इमेज होती हैं उन सब में काम करता है, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे वृत्त हो, चाहे मेरे दोस्त त्रिभुज हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई में 11% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 11% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्त क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आयत का पूछा गया है। तो आयत के फॉर्मूले में हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, सक्सेसिव वाला लगा रहे होते हैं आयत के केस में। तो सक्सेसिव का दोस्त मेरे यही होता है, कॉन्सेप्ट होता है या नहीं। अब देखिए अगर कमी हो रही है तो माइनस में लिखेंगे, अगर चौड़ाई में वृद्धि हो रही है तो प्लस में लिखेंगे। यहां कमी हो रही है, एक जगह वृद्धि हो रही है, तो कमी है तो माइनस कर दो और वृद्धि है तो दोस्तों प्लस कर दो। ठीक है, माइनस से ये कट जाएगा, -11 की +11 में गुणा करेंगे -1.21 आएगा और यहां से बटे में 100 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। तो माइनस का मतलब है कमी होना, कमी का बच्चा यही ऑप्शन आप लोगों का। वृद्धि, अच्छा ये गलत लिख रखा है, ये डिक्रीज है बेटा, कमी है, ये डिक्रीज है, कमी है। 1.21 डिक्रीज इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को दे रखा है, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, समझना, दिमाग में चीजें डालने की कोशिश करना। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है, या तो यहां त्रिज्या लिखा होता, चाहे यहां व्यास लिखा होता, चाहे यहां परिधि लिखा होता। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या में, किसी भी वृत्त के व्यास में, किसी भी वृत्त की परिधि में इतने % की वृद्धि की जाती है तो हम इसे मान लेते हैं कि वो त्रिज्या में ही वृद्धि कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस पे भी हम लोग वृत्त के केस में भी क्या लगाएंगे, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये वृद्धि हो रही है तो पहला भी 23% प्लस होगा, दूसरा भी 23% प्लस होगा और तीसरा बेटा 23 गुणा 23/100 हो जाएगा। होगा या नहीं। तो यहां से क्या होगा बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज का पता चलेगा साइन से। अगर साइन नेगेटिव है तो डिक्रीज हुआ होगा, साइन पॉजिटिव है तो बेटा इंक्रीज हुआ होगा। 23 और 23 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 23 की गुणा 23 में करेंगे 529 आएगा। नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 बाद पॉइंट लग जाएगा। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में 51 पॉइंट दोनों की वृद्धि होगी। मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं, अगर कभी भी आपसे वो रेडियस में कहता है, रेडियस में कहता है कि A% की वृद्धि हुई है, रेडियस में कहता है A% की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो मेरे दोस्त आप बिना देखे व्यास में, बिना देखे मेरे दोस्त परिधि में भी उतने की कमी, उतने की वृद्धि कर देना। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। मैंने आप लोगों से कहा कि किसी भी वृत्त के रेडियस में, त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, तो बिना सोचे बिना समझे आप लोग इसके डायमीटर में भी 20% की वृद्धि लिख देना और सरकमफ्रेंस में भी 20% का इंक्रीमेंट लिख देना।
इन तीनों में से किसी एक के साथ कोई चेंज होगा तो अन्य दो के साथ भी वही चेंज होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सरकमफ्रेंस जो है, किसी भी वृत्त की परिधि जो है वो 10% बढ़ जाती है, तो आप बिना देखे डायमीटर को भी 10% बढ़ा देना, बिना देखे आप रेडियस को भी 10% बढ़ा देना। यानी इन तीनों में से किसी एक के साथ जो भी होगा अन्य दो के साथ भी वही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैंने कहा कि इसके डायमीटर को 30% घटाया गया तो मेरे दोस्त सरकमफ्रेंस भी 30% घट जाएगी और रेडियस भी 30% घट जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाए तो क्षेत्रफल के लिए मेरे दोस्त हम लोग रामबाण फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। यहां देखिए इस क्वेश्चन को, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को मेंसुरेशन में कराऊंगा, जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं मेंसुरेशन में कराऊंगा, ये क्वेश्चन जो है वो मैं मेंसुरेशन में कराऊंगा। अब देखना, मैं आपके सामने कुछ खर्चों के क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं जो दिल्ली पुलिस में आपसे पूछे गए हैं। एक तो ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसका जवाब आप लोग दे दीजिए फटाफट। भाई सुमित नाम का एक लड़का है, एक बार मेरे दोस्त अपना नंबर लिखेंगे, क्योंकि 3 दिन से आपका एक सिंगल कमेंट आ रहा है। भाई इसका नंबर निकालना, मोबाइल नंबर। चलो अब आ जाओ यहां पे, देखिए हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य मदों पर खर्च हो जाता है। बस आप मुझे यहां से यहां तक पढ़ के ये बताइए कि कहीं इन परसेंटेज के बीच में शेष लगा हुआ है क्या, रिमेनिंग लगा हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं जी, 25% यहां खर्च कर दिया, 15% यहां खर्च कर दिया, तो 25 और 15 40% हो गया, और 18% यहां कर दिया तो 58% वो खर्च कर चुका है। यदि उसकी मासिक बचत, यानी बेटा अगर मैं टोटल इनकम ए मानूं तो आप कहेंगे जी 58% तो उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो अभी टोटल इनकम का 42% उसके पास बचा हुआ है, और वो कह रहा है उसके पास बचत जो है वो 7560 रुपए है। तो क्या अगर मैं कहूं 42% की वैल्यू 7560 है, तो यहां से मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7560 होगा, भाग में 100 है, इधर आके गुणा में 100 आएगा, और ये गुणा में 42 है, इधर आके भाग में 42 हो जाएगा। तो उसका मासिक वेतन आपके सामने है। यहां से 7 एकम 7 जीरो, 7 अट्ठे 56 जीरो, 7 छिंग 42, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 180 की गुणा 100 में करेंगे तो उसकी मंथली इनकम कितनी आ जाएगी? 18,000। उसकी मंथली इनकम कितनी आ जाएगी? 18,000। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 1 दिसंबर 2020 में आपसे पूछा गया था। आसान सा चैप्टर है, मतलब आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 में आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और इसमें तो शायद पेन भी आप लोगों को नहीं चलाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा आपने सोच लिया तो। थोड़ा सा आपने सोच लिया तो दोस्त इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर खर्च कर देता है। मासिक आय का 22% घर के किराए पर खर्च कर देता है। जितनी भी टोटल इनकम है उसका 22% घर के किराए पर खर्च कर देता है, 40% घरेलू खर्चों पर और राशन पर खर्च कर देता है, 40% घरेलू खर्चों पर और राशन पे खर्च कर देता है। यानी अब ये शेष नहीं लगा था तो आपने बता दिया जी 62% तो उसने खर्च कर दिया है। ठीक है, अगर टोटल राशि का 62% खर्च कर दिया है तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं 100 रुपए टोटल राशि थी, उसने अगर 22 रुपए घर के किराए पर खर्च कर दिया है,
दूसरा उसने किस पर खर्च किया, 40% घरेलू खर्चों पर खर्च किया है, तो 40 और 22 62 हो गया। तो क्या उसके पास शेष राशि 38 बची होगी। उसने कहा है शेष आय का 50%, ये जो शेष आय बची थी यही तो शेष बची थी, इसका 50% यानी इसका आधा। तो 19 रुपए जो हैं उसने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिए और अन्य मदों पर खर्च कर दिए। यदि उसकी मासिक, अच्छा एक बात बताओ, 38 रुपए में से 19 रुपए 50% उसने यहां खर्च कर दिए, तो बचे कितने होंगे, 50% यानी 19 ही बचे होंगे। तो जितना यहां खर्चा किया होगा, क्या आपके ये समझ में आ रहा है कि जितना यहां खर्चा किया होगा उतनी ही यहां बचत हुई होगी, तभी तो दोनों को मिला के 38 होगा। भाई 38 में से 50% यहां खर्चा कर दिया तो 50% ही बचाया होगा, यानी जितना खर्चा उतनी बचत, या जितनी बचत उतना ही यहां खर्चा। अब उसने कहा यदि उसकी मासिक बचत 3800 है, यानी ये 3800 आ रही है, 19 की वैल्यू 3800 है, तो यहां होने वाला भी खर्चा 3800 ही होगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्चा, और शिक्षा और अन्य मदों पर 50% वाला ही आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 3800 ही हो जाएगा। जितनी उसकी बचत है ना मेरे दोस्त, जितनी उसकी बचत है उतना ही शिक्षा पे खर्च हो रहा है। दोबारा से समझ लो एक बार, जिसके समझ में आ गया है वो थोड़ा शांति बनाएंगे, जिसके समझ में नहीं आया है वो मेरे दोस्त दोबारा समझेंगे। टोटल आय मैंने 100 रुपए मान ली है, 22% घर के किराए पर है, 22% किस पर है, घर के किराए पर है, 22% जो है वो घर के किराए पर खर्च करता हूं, और 40% जो है वो घरेलू खर्चों पर खर्च करता हूं। 40 और 22 62 रुपए खर्चा हो गया, 100 में से बचा कितना, 38 बचा। इसका 50%, इसका आधा जो है वो शिक्षा पे खर्च करता हूं, और इसका आधा शिक्षा पे खर्च करता हूं तो आधा बचाता हूं। 38 में से 19 शिक्षा पे खर्च कर दिए, तो 38 में से 19 बचा लिए होंगे। वो कह रहा है बचाता 3800 हूं, तो बेटा खर्च भी शिक्षा पर भी 3800 खर्च करता हूं, और उसने शिक्षा पर होने वाला खर्च ही आपसे पूछा है, तो सवाल का जवाब 3800 हो जाएगा। ठीक है, लगा दो कमेंट में, बाद में देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 19 कहां से आया गुड़िया, यहां देखो ना टोटल कितने बचे थे, 38%, और उसने कहा 50% खर्च कर दिया है, तो 38 का 50% कितना होगा, आधा, आधा 19 हो गया। आधा खर्च कर दिया तो आधा बचाया होगा। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। भाई इसमें कुछ क्वेश्चन करना ही नहीं था, ना तो पहला मेथड लगाना था ना दूसरा मेथड लगाना था। उसने कहा शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्चा कितना है। अब ये देखो, शेष आय, जो भी आय बची होगी उसका 50% शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च हो रहा है, तो 50% बचा रहा होगा। जितनी भी टोटल इनकम बची होगी उसका आधा मैंने शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च कर दिया, तो आधा तो बचा लिया ना। उसने बची हुई राशि 3800 दी है, तो खर्च होने वाली राशि भी 3800 ही होगी, क्योंकि जितना 50% खर्च कर रहा हूं उतना 50% ही तो बचा रहा हूं। तो बेटा ये दोनों राशि जो है ये बराबर रहेंगी, ये 3800 ये शिक्षा पर होने वाली राशि जो है वो बराबर रहेंगी। तो डायरेक्टली भी आप इसे देख के आंसर टिक कर सकते थे, 3800 जवाब हो जाएगा। ठीक है, अन्य मद पर दे रखा है बेटे, टोटल ही दे रखा है, 50% जो है बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का बेटा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ने कहा है अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में, और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों में खर्च करता है। ठीक है, यदि वह एक माह में 5544 रुपए की बचत करता है तो वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है,
चलो समझना, अगर मैंने कहा कि अरुण की मासिक आय जो है वो 100 रुपए है, ध्यान से समझना भाई, अरुण की मासिक आय कितनी है? 100 रुपए है। 30% जो है वो राशन पे खर्च कर दिया, 30% निकाला तो राशन पे खर्चा आया 30%, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 रुपए होगा। शेष धनराशि 100 में से 30 गया तो शेष धनराशि 70 बची, उसका 20% किराए के रूप में, उसका 20% किराए के रूप में, यानी 70 में से 14 रुपए जो है वो किराए के रूप में हो गए। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। अब उसने कहा है आगे शेष धनराशि का, मेरे दोस्त 30 और 14 कितने हो गए? 44 हो गए। 44 रुपए खर्च कर दिए हैं तो बचे कितने होंगे? 56 रुपए अभी शेष धनराशि बची होगी। ठीक है, उसने कहा है शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों पर खर्च करता है। इसका 45% जो है बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, तो क्या इसका 55% अभी उसके पास बचा रहता होगा? भाई 45% अगर खर्च हो गया है तो 100 में से 45 गया, क्या इसका 55% अभी उसकी बचत होगी? क्वेश्चन ने कहा है यदि वह एक माह में 5544 की बचत करता है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल धनराशि यहां 56 थी, उसका 55% निकालूं तो क्या ये बचत आ जाएगी? और उसने बचत दी कितनी है? तो आप कहेंगे 5544 दी है या नहीं? तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? 5544 गुणा 100 अपॉन में कितना आएगा? 56 गुणा 55 आएगा। कितना आएगा? 56 गुणा 55 आएगा। तो बस उसने पूछा क्या है कि वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है, तो किराए पर वह 14 करता है। वो आपसे 14 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे 14 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आप यहीं भी आंसर देख सकते थे, अगर वो 14 की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। क्या 7 से ये कटता है? बिल्कुल भी नहीं कटता। 7 या 21, 5 बचेंगे, नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा? 7 या 21 होगा, नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। इससे भी हो जाएगा और इससे भी मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा जी ए मान के क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ए मान के भी आसानी से मेरे साथी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो चाहे आप ए मान के क्वेश्चन को करो, चाहे आप 100 मान के क्वेश्चन को करो, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है भाई, मैं दोबारा समझा देता हूं। अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, टोटल आय 100 मान ली है, इसका 30% राशन पर, तो 30 रुपए राशन पर हो गया। शेष धनराशि 100 में से 30 खर्च हो गए तो बचे कितने? 70। उसका 20% किराए के रूप में, 70 का 20% निकालोगे 14 आएगा। 30 और 14 44 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने? 56। उसने कहा शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर, यानी 56 का 45% शिक्षा पर, तो 56 का 55% बचत होगी। जब 56 का 55% निकालूंगा तो मेरे हिसाब से ये बचत आएगी, और उसने बचत 5544 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू ये है, तो किराए पर खर्चा कितना होगा वो 14 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये वाला जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त इसे सॉल्व कर लेना, यहां से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 चौका कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा, और 55 से इसे काट लेना, डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ए मान के भी एक क्वेश्चन करा देता हूं मेरे दोस्त, समझना। ए मान के लास्ट बार करा रहा हूं, अब की बार समझ में नहीं आया तो दोस्त फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरुण अपनी मासिक आय का, मैंने मासिक आय ए मान ली, अगर 30% राशन पे खर्च कर दिया है तो बचा कितना होगा? 70% बचा होगा। उसने कहा शेष धनराशि का 20% किराए पर, तो शेष धनराशि का 80% अभी उसके पास बचा होगा। शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर, तो शेष धनराशि का 55% उसके पास बचा होगा। और उसने क्या कहा है? 5544 कहा है बचत होती है। यहां से ए की वैल्यू निकाल लीजिए।
टोटल इनकम आपके पास आ जाएगी। उसने कहा है 30% राशि पर, राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए पर। तो पहले 30% राशन पे खर्च कर चुका है, तो टोटल का 70% निकाल देना, ये बचत आ जाएगी। और जो बचत आई है उसका 20% किराए पर। देखो मैं निकाल देता हूं, समझिए। यहां 2 जीरो से मेरे साथी 2 जीरो कट जाएंगी, कटेंगी या नहीं? बहुत बढ़िया। अब देखना, समझना, अगर मैं यहां से काटूं तो 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, 0, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 7 छिंग 42, 36 पंजे 180 होता है। और इसकी गुणा 2 जीरो में करेंगे तो 18,000। इसकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 18,000। आगे क्या टोटल इनकम? हमें निकालना है किराए पर होने वाला खर्च। मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगा? पहले मुझे यहां देखना होगा। टोटल धनराशि का 30% मैं पहले ही राशन पे खर्च कर चुका हूं, तो भैया अभी भी क्या 70% मेरे पास बचा हुआ है। जो राशि बची हुई है उसका 20% मैं किराए पर खर्च करता हूं, तो बची हुई राशि का 20% निकाल दूंगा, तो क्या किराए पर होने वाला खर्चा निकल के आ जाएगा। तो 18 सत्ते 126 दूनी 252 होता है, और 1 जीरो ये। तो बेटा अब ये मेरे पास 2 मेथड थे, दोनों मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया है। अब आप ये देख लेना कि आप कहां दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है भाई, इतना ही मैं आप लोगों के लिए कर सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं एक बार इसे समझा देता हूं। 30% राशन पर तो 70% बचा, जो बचा उसका 20% किराए पर तो 80% बचा, जो बचा उसका 45% शिक्षा पर तो 55% बचा। उसने कहा है 5544 बचता है, तो यहां से टोटल इनकम हम लोग निकाल देंगे। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है ये मैंने इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। अब जो है मैं आपको करा देता हूं, चुनाव वाले क्वेश्चन की हेडिंग डालिए। हाँ, पास फेल के क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन मिसलेनियस के कल यहां से आ जाइए। बताइए भाई, पहले क्वेश्चन का सवाल जवाब क्या हो जाएगा? अब आपको जो मेथड लगाना है, जो मेथड बेस्ट मानना है उसे मान लीजिए, जैसे करना है वैसे दोस्त कर लीजिए। मैं आपके सामने रख चुका हूं दोनों मेथड अपने। कोर्स बहुत धीमा, बहुत ही ज़्यादा धीमा, बहुत ही ज़्यादा धीमा, इससे धीमा नहीं हो सकता। और इस हिसाब से मुझे 6 महीने चाहिए होंगे आपका कोर्स ख़त्म कराने में। 2.5 महीने में 2.5 चैप्टर या 5 चैप्टर ही करा पाऊँगा, और आप फिर कहोगे कोर्स ख़त्म नहीं कराया है। दोस्त स्पीड पकड़नी होगी, मेहनत थोड़ी आपको भी करनी होगी। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर वे 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? CGL Tier 1 2019 में यानी प्री में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर वो 72% अंक प्राप्त करता है, 72% अंक प्राप्त करता है, और उसने कहा है अगर वे 360 अंक हैं, यानी 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360/72 हो जाएगी। और अधिकतम अंक आपसे पूछा है, अधिकतम अंक 100% होते हैं। अगर 1% की वैल्यू ये है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 72 पंजे 360 होते हैं, यानी 500 जो हो जाएंगे वो अधिकतम अंक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने CGL 2020 का क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताइए, पास फेल का क्वेश्चन है, पास फेल का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन सर ट्रेड्समैन का नहीं हो रहा। हाँ, एक आध क्वेश्चन में डाउट है तो इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए आप लोग, मैंने आपको बता दिया है। और ऐसे ही बस एक आधी भेजना, कभी पूरी किताब के फोटो खींच के भेज दो, है ना। मुझे लग रहा है बहुत स्लो चल रहा हूँ, बना लूंगा अब स्पीड। चलिए, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 5 अंकों से 20% अंक अधिक लेके आया। तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए कि परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे। ये क्वेश्चन वर्षों पहले पूछा जाता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से पूछा जा रहा है अब भी। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक परीक्षा में विनोद है, विनोद का तो
काम ही भैया खतरनाक है। जब वह 25% अंक लाता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो उसे माइनस में 10 लिख दो कि -10 अंक की जो है वो कमी है। ठीक है, सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए। भैया सचिन तो करेगा ही, और सचिन के पास सीमा है। सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए, जो पास अंकों से 20 अंक अधिक थे तो ये हमने प्लस में लिख दिया। यानी अगर कोई व्यक्ति 25% नंबर लाता है तो वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 30% नंबर लाता है तो वह पास अंक से 20 नंबर जो है वो अधिक लाता है। तो उसने पूछा है भैया परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। अब मेरे दोस्त आप एक बात समझिएगा, अगर मैं यहां डिफरेंस निकालता हूं तो 30 में से 25 को घटाऊंगा तो 5% आएगा। जब इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये तो पहले ही माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। यानी यहां से मुझे पता चल चुका है कि 5% की वैल्यू जो है वो 30 है। उसने अधिकतम या कुल अंक पूछा है, वो 100% होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 30/5 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू ही कुल अंक होते हैं या अधिकतम अंक होते हैं। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे दोस्त? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में क्या मुझे कोई बता पाएगा कि पासिंग प्रतिशत कितनी है? पासिंग प्रतिशत कितनी है बच्चे? मुझे पासिंग परसेंटेज बता दिए, कितने परसेंट पे वो पास होता है। आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि 25% लाता है तो फेल होता है, और 30% लाता है तो पासिंग से भी ज्यादा होते हैं। तो पास जो होता होगा इन दोनों के कहीं बीच में होता होगा, 25 और 30% के कहीं बीच में होता होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई ये 10 नंबर से फेल हुआ है, तो क्या 10 नंबर कम रहे हैं? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 जो है वो टोटल का कितने प्रतिशत है, पहले आप ये देख लो। तो आपने कहा जी टोटल का ये जो है ना 5/3% है, यानी ये इतने अंकों से फेल हो चुका है। ये इतने अंकों से मेरे दोस्त फेल हो चुका है। 5/3 का मतलब होता है 3 एकम 3, 1 सही 2/3% से ये फेल हो चुका है। अगर इसे 1 सही 2/3% मिल जाते, अगर इसे 1 सही 2/3% मिल जाते तो क्या ये पास हो जाता? बिल्कुल हो जाता। तो जो पास होने वाला प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए? 25 और 1 26 सही 2/3%। तो अगर आपसे पूछा जाता है पासिंग प्रतिशत कितना है तो आप कहेंगे 26 सही 2/3%। दोबारा सुनिए भाई, टोटल कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। तो ये देख लो भाई कितने नंबर से फेल हुआ है, तो आप कहेंगे 10 नंबर से। 10 जो है वो 600 का कितना परसेंट है? तो आपने देखा 1 सही 2/3% है। यानी वो जो व्यक्ति फेल हुआ है वो 1 सही 2/3% से फेल हुआ है। तो 25% तो लेके आया है। अगर इतने और ले आता तो पास हो जाता। तो पास कितने पे होगा? दोनों को जोड़ दिया, 26 सही 2/3% पे पास होगा। अगर पूछा जाता कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग परसेंटेज कितनी हो गई? 26 सही 2/3%। अगर मुझसे पूछा जाता कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, कितने अंक पे वो व्यक्ति पास होता है, तो मेरे ध्यान से बात समझना। टोटल कितने का पेपर था? 600 का पेपर था। कितने लेके आया है सचिन? ये विनोद कितने लेके आया है? 25%। क्या विनोद जो है वो 150 नंबर लेके आया है? अगर विनोद 10 और ले आता तो क्या ये पास ना हो जाता? मतलब पासिंग अंक जो है वो 160 है। पासिंग अंक जो है वो 160 है। पासिंग प्रतिशत जो है वो 26 सही 2/3% है। कुल अंक जो है वो 600 है। तीनों चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है भैया, ये 3 क्वेश्चन ही यहां से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 20% अंक।
40 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो गया 40 अंकों से। भाई तीनों चीज निकालना इस क्वेश्चन में, पहले ही बता रहा हूं तीनों चीज निकालना इस क्वेश्चन में, तीनों चीज निकाल दो, ये टॉपिक जो है आपका मजबूत हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है, 20% अंक उसने प्राप्त किए, 40 अंकों से फेल हो गया। जबकि एक अन्य छात्र जिसने 32% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 32%, वो कितने से पास हुआ है, न्यूनतम आवश्यक पास अंकों से 47 अंक उसने अधिक प्राप्त किए हैं, अधिक किए हैं तो इसे पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, अब देखना मेरी बात को सुनना, चलिए देखो, अब देखिए दोस्त डिफरेंस समझिए, 32 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 12% डिफरेंस आ रहा है। और जब इसमें से इसे घटाओगे तो ये पहले ही माइनस से जुड़ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 और 4 8 हो जाएगा। क्या ये 87 हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, अगर 12% की वैल्यू जो है वो 87 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 87/12 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 तिया 12 होंगे, 4 से काटोगे 25 बार, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 725 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 725 इसके अधिकतम अंक हो जाएंगे। अधिकतम अंक का मतलब होता है बेटा 100% की वैल्यू। आप डिफरेंस निकाल के ये देख लो कि कितने परसेंट की वैल्यू आई है, वहां से 100% की वैल्यू निकाल दो, 725 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं पासिंग मार्क्स आपसे पूछूं तो 725 जो है वो टोटल अंक हैं। पहले वाला व्यक्ति कितने लाया है, 20% नंबर लेके आया है, तो 20% मतलब 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 145 नंबर लेके आया है। अगर उसे 40 अंक और मिल जाते तो क्या ये व्यक्ति पास हो जाता, यानी मुझे पता चल चुका है कि पास कितने पे होता है व्यक्ति, 185 पे। पास कितने पे होता है व्यक्ति, 185 पे पास होता है। भाई टोटल अंक कितने हैं, 725, ये कितने लेके आया है, 20%, तो 725 का 20% निकाला, 145 आया, यानी इस व्यक्ति के 145 नंबर आए हैं और ये 40 अंक से फेल हो गया। अगर इसे 40 अंक और मिल जाएं तो क्या ये 185 पे पास नहीं हो जाएगा, यानी पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो 185 चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए बेटा, इसमें 2 चीज आप लोगों से पूछी है। फटाफट मुझे बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाँ क्वेश्चन ने ये कहा है 87 कैसे आया। 87 ऐसे आया बेटा, जब इसमें से इसको घटाया, 32 में से 20 गए 12, 47 में से 40 को घटाओ तो ये माइनस का 40 है, जब घटाओगे माइनस माइनस प्लस होगा, 47 और 40 को जोड़ोगे तो 87 आएगा मेरे दोस्त, ऐसे आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बता दिए। कल जो है वो इलेक्शन वाले क्वेश्चन चलेंगे और आपके मिश्रण वाले क्वेश्चन चलेंगे और मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कल ये चैप्टर खत्म हो जाए, कल नहीं होता है तो परसों कर लेंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। बताइए, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 15 अंकों से असफल हो जाता है। कितने परसेंट अंक लेके आया है, 30%, और फेल कितने से हुआ है, 15 अंकों से। जबकि उसी परीक्षा में एक अन्य प्रतियोगी को 46% अंक प्राप्त होते हैं, 46% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 33 अधिक हैं। अधिक है तो बेटा पॉजिटिव लेना। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, एक तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है और एक पूछ रहा है पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत क्या होने चाहिए। ठीक है, अब देखना भाई, तरीका एक ही है, तरीका यही है, डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा, 16% आएगा। जब डिफरेंस निकालोगे ये पहले से ही माइनस है, जुड़ जाएगा, 33 और 15 48 हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, 48/16 हो जाएगी।
1% की वैल्यू 3 है तो पूर्णांक जो होते हैं वो 100% होते हैं, या 300 आ जाएंगे। 300 वाला इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ये दोनों तो जवाब नहीं होंगे। उसने पासिंग परसेंट पूछा, तो भाई कितने नंबर से फेल हुआ है? 15 नंबर से। तो ये देख लो 15 नंबर जो है ना वो 300 का कितना परसेंट है, मतलब कितनी परसेंट से फेल हुआ है, आप ये निकाल लो। भाई अंकों में तो वो 15 नंबर से फेल हुआ है, ये 15 जो है कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 15 जो है 300 का कितना परसेंट है ये देख लो। यानी या तो 15 नंबर कह लो या फिर 5% कह लो, ये 5% से फेल हो गया। अगर 30% इसे मिले थे, अगर इसे 5% और मिल जाते तो क्या ये पास ना हो जाता? मतलब पास जो होगा वो 35% पे होगा, पास जो होगा वो 35% पे होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कल मुझे देंगे। कल इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को चुनाव के कराऊंगा, 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद जो है ताजे फल सूखे फल के क्वेश्चन कराने के बाद और 2-3 मिश्रण के कराने के बाद कल हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय। बस मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है दोस्त, कहीं भी कुछ भी कमी नहीं है। मैं फिर भी यही कहता हूँ, अगर चीज़ें कहीं और बेहतर समझ में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर हमें आपका समझ आता है तो क्या हम यूपी पुलिस की तैयारी आपसे कर सकते हैं? तो मैं वहाँ भी यही कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो, सिलेबस सेम है, दोनों का तरीका सेम है। कुछ बच्चे यहाँ कहते हैं दिल्ली पुलिस की सर हम दीपक भाटी सर से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सिलेबस सेम है, तरीका सेम है, बस ये हमारे अंदर की बात है कि हमें किसका समझ में आता है। ठीक है, तो आपको जहाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं दोनों ही टीचर से आप लोग कहीं से किसी से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, पर कल लीजिए, कुल मिला के कल जैसे ही जब पार्टी चल रही थी, मतलब सम्मान समारोह चल रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने आके कहा, मैं और दीपक भाई बहुत पास पास खड़े थे, बहुत सारे बच्चों ने आके कहा सर आपकी वजह से जो है वो पूरे 20 के 20 क्वेश्चन ठीक हुए थे, आपकी वजह से जो है वो 19 क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो मेरा एक ही कहना था उन बच्चों से कि भाई किसी की भी वजह से ठीक हुए, मेरी वजह से ठीक हुए हो या फिर दीपक भाई की वजह से ठीक हुए हो या किसी और टीचर की वजह से ठीक हुए, हमारा मेन टारगेट जो है वो सिलेक्शन लेना होता है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हुआ चैनल की वजह से हुआ, किसी भी टीचर की वजह से हुआ, मेन बात यह है कि आप सेलेक्टेड हो। आप सेलेक्टेड हो, किसकी वजह से सेलेक्टेड हो डजंट मैटर। आपको जहां से चीजें समझ में आ रही हैं, जिससे आ रही हैं, बेहतरीन आ रही हैं, दोस्त वहां से करिए। कोई दबाव नहीं है कि आपके, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि भाई दिल्ली पुलिस का बैच है तो बस दिल्ली पुलिस वाले यहीं से सेलेक्ट होंगे। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने खाकी बैच ले रखा था, वो जीडी में सेलेक्ट हो गए। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस परिश्रम बैच ले रखा था, वो जीडी में सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आप जब नामकरण कर दिया गया उसी बैच से सेलेक्ट आप लोग होंगे। ठीक है, बस ये अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। इसी छोटी सी खोपड़ी है ना ये आपकी, ये छोटी सी खोपड़ी जो है इस दिमाग में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। जिस दिशा में सोचोगे ना दोस्त, उसी दिशा में चीजें होती चली जाएंगी। अगर सोचोगे चीजें समझ में नहीं आ रही, समझ में ही नहीं आएंगी। अगर सोचोगे कि जी पढ़ना है, किसी भी हाल में पढ़ना है, एक बार नहीं आएगा 2 बार में आएगा, तो मैं कहता हूं पहली बार में चीजें समझ में आ जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है किस चीज को पढ़ना है। आप लोगों ने कल टॉपर का वो भी सुनी होगी, टॉपर की वीडियो भी देखी होगी। यहाँ उसने एक तरफ बोला है जी मैं तो यहाँ से ऐसे पढ़ा हूँ, मैथ इनसे पढ़ा हूँ, मैथ में उसने जरूर मेरे नाम को सजेस्ट किया था, और टॉपर में लड़की ने दीपक भाटी सर के नाम को सजेस्ट किया था। तो टीचर दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, तो आप जरूर जहां से चीजें समझ में आ रही हैं दोस्त वहां से पढ़िए, लेकिन सोच एक ही रखिए कि हमें इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब लेनी है, किसी भी हाल में लेनी है। बस ये सोच रखिए। मैं तो इस सोच के बारे में आपसे कह रहा हूं कि ये सोच रखोगे तो 100% सफल होगे। सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बहुत धीमे चल रहा है दोस्त, मैं इसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लोग सपोर्ट करना, हम मिलके बढ़ा लेंगे और मिलके ही कोर्स को खत्म कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।